रोहिणी जी और अमरनाथ जी गांव में ही रहा करते थे, क्योंकि गांव में उनकी ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी थी। अमरनाथ जी खेती का काम तो करते ही थे, उसके साथ साथ वे दुकान भी संभालते थे। रोहिणी जी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन अमरनाथ जी सीधे साधे और कम पढ़े आदमी थे। वह उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के कारण करनी पड़ी। धीरे धीरे उनकी सादगी, सीधापन और प्यार देखकर वह भी उन्हें प्यार और सम्मान देने लगी, और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। बस अब बहुत हुआ बाबूजी, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। यह रोज़ रोज़ की खिटपिट। दुकान के गले की चाबी मुझे दे दीजिए। ग्राहक आते हैं तो हिसाब किताब तो मुझे ही करना पड़ता है। रोज़ रोज़ पैसे मांगने के लिए आपके आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अब मेरी शादी हो गई है, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरी भी घर में कोई इज्जत है। खुद तो आप सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, दुकान पर आकर देखते तक नहीं, बस गले का ताला लगाकर घर रखकर आते हैं और रोज़ उठवा लेते हैं। इससे वहाँ दुकान में कितने का नफ़ा हुआ, कितने का नुकसान, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अमरनाथ जी का बड़ा बेटा आशीष झल्लाकर बोलता है। अपने बड़े भाई आशीष को बोलता देख छोटा बेटा भी मनोज नाक मुंह सिकोड़ता हुआ कहता है, बाबूजी, क्या आपको हम पर कुछ भरोसा नहीं है? हम कौन सा आपके पैसों को चुरा लेंगे? दिन रात भैया के साथ मैं भी दुकान पर ही रहता हूँ। अब तो लोग बातें बनाने लगे हैं कि अमरनाथ को अपनी ही सगी औलाद पर भरोसा नहीं। अमरनाथ जी दोनों बेटों की बात सुनते हैं और दुकान से चुपचाप गल्ला उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। देख लो भैया, इस बुढ़े को कितना भी कुछ कह दो, इसकी अकल पर पत्थर ही पड़े हैं। माँ के जाने के बाद ज़्यादा ही शक करने लगे हैं या हम पर, जैसे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। अमरनाथ जी का छोटा बेटा मनोज तमक कर बोलता है, आशीष तू परेशान मत हो, इस बुढ़े को कैसे ठिकाने लाना है मैं बखूबी जानता हूँ। आखिरकार हमारा भी घर परिवार है, हमें भी अब इनके आगे पैसों के लिए भीख मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। जरा जरा सी चीज़ों के लिए इनके आगे हाथ फैलाते रहो। बस मैंने और तेरी भाभी ने एक प्लान बनाया है, जल्द ही बताऊंगा तुझे, कहकर आशीष अपने कमरे में चला जाता है। रात में जब सब खाना खाते हैं तो अमरनाथ जी भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही वह अपनी थाली देखते हैं तो वह बोल पड़ते हैं, दीपा बहू, आज मूंग की छिलके वाली दाल क्यों नहीं बनाई? मुझे हल्का खाना पसंद है और वह दाल जल्दी पच जाती है। तभी छोटी बहू मीना भी 2 रोटी थाली में डाल देती है। यह क्या बहू, रोटी पर इतना कम घी लगाया है? मुझे घी की रोटी पसंद है, तुम्हें पता है ना, और घी लगाने से रोटी नरम भी हो जाती हैं। अब बुढ़ापे में सूखी रोटी नहीं खाई जाती। तभी अमरनाथ जी का बड़ा बेटा आशीष बोला, बाबूजी, आपको जैसा खाना मिल रहा है चुपचाप खा लीजिए, वरना यह भी नहीं मिलेगा। मनोज भी बोला, हाँ बाबूजी, भैया ठीक कह रहे हैं। एक तो हमारी पत्नियों ने इतनी गर्मी में खाना बनाया और ऊपर से आप नखरे दिखा रहे हैं। इतनी सेवा आपकी हम करते हैं, इतना किसी और की नहीं होती होगी। दोनों बेटों ने मिलकर बूढ़े बाप अमरनाथ जी को ताना मारा। अमरनाथ जी से यह बर्दाश्त न हुआ। वह खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए।
तभी पीछे से उनकी बहुएं बोली, यह देखो बुढ़े के नखरे, जितना मिलता है उसमें खुश नहीं रहा जाता। बुढ़ापा आ गया है लेकिन नखरे कम नहीं हुए हैं इनके। बढ़ती उम्र के साथ अकल भी मोटी होती जा रही है। हद होती है बेशर्मी की। इतना तो हमारे बच्चे भी परेशान नहीं करते जितना यह बुढ़ा नाक में दम करता है। अब हम कोई मशीन तो है नहीं जो 56 भोग बनाए इनके लिए। अमरनाथ जी अपमान के कड़वे घूंट पी कर रह गए। आज तो उनका कलेजा छलनी हो गया था। बहुए बेटे भी इतना अपमान करते हैं। अपनी ही औलाद अपने बाप का तिरस्कार करें, अपमान करें, इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी। माँ तो रोकर अपना दिल बहलाकर हल्का कर लेती है, लेकिन बाप होना भी बड़ा मुश्किल है। अपने मन को पत्थर बनाकर रखना होता है। इतने अपमान झेलने पड़ते हैं। अमरनाथ जी अपनी पत्नी रोहिणी जी की फ़ोटो हाथ में लेकर बैठ जाती है और सीने से लगाकर अपने उन दिनों में खो जाते हैं जब वह अपनी पत्नी रोहिणी जी को देखने उनके घर गए थे। पढ़ी लिखी रोहिणी जी को एक दुकानदार से शादी करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने जैसा पढ़ा लिखा पति चाहती थी, परंतु रोहिणी जी के पिता ने जब अमरनाथ जी का जमा जमाया काम और खेती बाड़ी, जमीन जायदाद और अमरनाथ जी का सरल स्वभाव देखा तो शादी करा दी। शादी के बाद रोहिणी जी अमरनाथ जी से थोड़ा चिड़चिड़ापन सा रहता था, हमेशा उखड़ा सा व्यवहार रखती। लेकिन जब अमरनाथ जी का सीधापन देखा तो उनका सम्मान करने लगी। अमरनाथ जी अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे और रोहिणी जी को भी इज्जत देते थे। उनसे कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते। अमरनाथ जी के पिता के जाने के बाद उनकी जायदाद का बंटवारा हुआ। अमरनाथ जी सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। दोनों बड़े भाइयों ने उनसे जायदाद ज़्यादा हड़प ली, पर वह कभी बुरा नहीं माने। यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, मेरे बड़े हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब अमरनाथ जी के 3 बच्चे भी हो गए। 2 बेटे आशीष, मनोज और 1 बेटी उमा। तीनों बच्चों पर रोहिणी जी जान छिड़कती थी। आशीष और मनोज दोनों बड़े हो रहे थे और बेटी उमा भी। दोनों ही बेटों की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान ना होता था। उन्होंने हाई स्कूल किया और अमरनाथ जी के साथ दुकान में लग गए। छोटी बेटी उमा की शादी करा दी। वह अपने घर की हो गए और दोनों बेटों की भी। आशीष की पत्नी दीपा बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। उसे लगता था कि घर की दुकान है, कोई कमी नहीं है राशन पानी की, फिर क्या चिंता करना। रोहिणी जी अपनी बड़ी बहू दीपा को समझाती थी कि इतना खर्चा करना ठीक नहीं। घर की दुकान है तो क्या हुआ, उसके लिए भी माल लाने के लिए पैसे लगते हैं। दुकान में हमेशा फ़ायदा नहीं होता, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर दीपा बहू को यह बात हजम नहीं होती थी। वह यह बात समझती ही नहीं थी। बड़ी बहू दीपा को देखकर मनोज की पत्नी मीना भी अपने से बड़ों छोटों का थोड़ा भी लिहाज ना करती। वह बहुत मुंहफट थी, जो जुबान पर आता सब उल्टा सीधा बोल देती। धीरे धीरे जिंदगी चलती रही और बेटे अपनी पत्नियों के गुलाम होते गए। अब दोनों दंपति की उम्र बढ़ने लगी, शरीर थका सा रहने लगा। अमरनाथ जी दुकान का हिसाब किताब अभी भी खुद ही देखते थे। सुबह में वो नौकर के हाथ गल्ला रखवा जाते,
और शाम को उठवा लेते। बेटे बहुए इसी से नाराज रहते। रोहिणी जी अपने पति का सीधापन जानती थी और यह सारी बातें अमरनाथ जी को रोहिणी जी ने ही सिखाई थी। बड़े भाइयों की तरह दोनों बेटों पर भी विश्वास करें, परंतु रोहिणी जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति को धक्के खाने पड़े और बेटे अपना रुख मोड़ लें और उन्हें घर से बेघर कर दें और उनका तिरस्कार करें। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर रोहिणी जी ने अमरनाथ जी से वादा लिया था कि वह कभी उनके जाने के बाद कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और अपनी जायदाद, जमा पूंजी और दुकान अपने जीते जी उन्हें नहीं देंगे और हमेशा के लिए अमरनाथ जी को बीच मझधार में छोड़कर चली गई थी। रोहिणी जी आज अमरनाथ जी के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखें भर आईं। रोहिणी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। वह अपनी पत्नी रोहिणी जी की तस्वीर को निहारते हुए बोले। अगली सुबह जब वह सोकर उठे तो पूरे घर में कलह मचा हुआ था। बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वह उठकर कमरे से बाहर गए। देखा तो दोनों बहुएं दीपा और मीना अपना सामान बांधे खड़ी थी और दोनों बेटे उन्हें मना रहे थे। दीपा, अगर तुम चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? हमें कौन देखेगा? आशीष अपनी पत्नी से बनावटी आवाज़ में गिड़गिड़ाते हुए बोला। मीना, अगर तुम चली गई तो खाना कौन बनाएगा? और हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मुझे नहीं पता, तुम्हारे बच्चे हैं, खुद से संभालो अपने बच्चों को भी और इस बूढ़े को भी। मुझसे नहीं होती इनकी नौकरी चाकरी, मीना झल्लाते हुए बोली। दीपा भी उसके पीछे पीछे बोली। हाँ, सही कह रही है मीना, रखो अपने बाबूजी को अपने पास। सारा दिन हुक्म चलाते रहते हैं हम पर। कभी सब्जी में कमी निकालते हैं तो कभी रोटी में नुक्स निकालते हैं, जैसे कि खुद कोई पकता हो। अपने बाबूजी से बोलिए कि हम पर हुक्म ना चलाएं, अपने काम खुद से करें और जैसा हम खाने को दें वैसा ही खाएं, तभी हम वापस रुकेंगे। दीपा बोली। इस पर आशीष बड़ी ही बेशर्मी से बोला। पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, बचे ही कितने दिन हैं आपकी ज़िंदगी के? आप यह घर छोड़कर गांव वाले मकान में चले जाइए। घर के बड़ों का काम है कि वह घर में सुख शांति बनाए रखें और आपकी वजह से हमारे घर में कलह हो रहा है। और कितने दिन जिएंगे आप? पता नहीं कब जान छूटेगी हमारी आपसे। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। मनोज भी चिल्लाते हुए हाथ जोड़कर बोला। चैन से जीने दीजिए हमें। तभी मीना भी तुनकते हुए बोली। यह क्यों जाएंगे हमें छोड़कर? इन्हें तो हमें परेशान करने का ठेका जो ले रखा है। बुढ़िया खुद तो चली गई, इस बुढ़े को हमारे मत्थे छोड़ गई। पता नहीं इस सर दर्द को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई। यह सुनकर अमरनाथ जी अंदर तक हिल गए। बेटा आशीष, मनोज, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाता फिरूं? हाथ कांपते हैं मुझसे, काम नहीं होता और आंखें भी अब दुखती हैं, तो मुझे इतना साफ नहीं दिखता। कब ऊपर से बुलावा आ जाए, बस उसी का इंतजार है। पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी जीवन संगिनी को अब मुझसे परेशानी हो गई है। अब हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है।
दीपा और मीना बहू, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने पति और बच्चों की पसंद का ख्याल रखती हो, उनकी पसंद का खाना बनाती हो, तो क्या अपने बूढ़े ससुर को 2 वक्त की रोटी चैन सुकून से नहीं दे सकती? हाँ, तुम्हें तकलीफ होती होगी, क्योंकि बहुएं तो अपने बच्चों और पति को ही अपना परिवार समझती हैं। मैंने भी अब निर्णय ले लिया, अब हम सब अलग हो जाते हैं। यह घर और दुकान मेरी है। मुझे अफसोस है आशीष और मनोज तुम दोनों पर। इससे अच्छा तो मैं कोई जानवर पालता, तो वह कम से कम मुझसे वफादारी तो निभाता। तुम अभी कह रहे थे कि कब मुझसे जान छूटेगी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ऐशो आराम की क्या ज़रूरत है। मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। तुम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगे, अपने आप से कमा खा लोगे, अपना पेट पाल ही लोगे, ताकि तुम सब चैन सुकून की सांस ले सको। अब यह रोज रोज की जिल्लत और ताने बर्दाश्त नहीं होते। जिस घर की छत के नीचे तुम सब रह रहे हो, तुम उसी जन्मदाता का अपमान करते हो। जिस दुकान का तुम खाते हो, वह दुकान मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है, और उसी दुकान के मालिक को चैन सुकून से मुट्ठी भर दाल भी नसीब नहीं होती। तुम दोनों से अच्छा मैं दुकान पर 2 मजदूर रख लूँगा और घर बैठे बैठे खा लूँगा। तुम्हारी ज़रूरत नहीं मुझे। तुम्हें अपना मोहताज समझने की भूल करना। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। अमरनाथ जी तेज़ आवाज़ में बोले। उनकी आवाज़ आज पूरे घर में गूंज रही थी। बेटे और बहुएं अमरनाथ जी का ऐसा रूप देखकर दंग रह गए। वह अपने बूढ़े बाप को सीधा साधा समझते रहे थे कि पिताजी तो सीधे से चुपचाप घर छोड़कर चलते बनेंगे। अपने हाथ से बाजी जाते देख चारों बेटे बहुएं अमरनाथ जी के पैरों में आ गिरे। पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे बच्चों की फीस और खाने पीने का भी खर्च होता है, और वैसे भी पिताजी यह घर और दुकान हमारी ही तो है। आप हमें इससे कैसे बेदखल कर सकते हैं? इस पर अमरनाथ जी बोले, मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ जो तुम ऐसे बोल रहे हो। भगवान का शुक्रिया अदा करो। तुम अपना कोई इंतजाम देख लो। मैं तुम्हारे झूठे प्रेम जाल में नहीं पड़ने वाला। याद रखो, बच्चे तुम्हारे भी हैं, एक दिन बुढ़ापा तुम्हें भी आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करें, तब तुम्हें कैसा लगेगा? माँ बाप बच्चों को पालने के लिए खुद को खर्च कर देते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में उन्हें 2 वक्त की रोटी भी खरी खोटी सुनाकर ताने देकर देते हैं। तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? मैंने और मेरी पत्नी ने यह घर बहुत ही कड़ी मेहनत करके एक एक कोने को सजाया था। यहाँ की एक एक चीज में मेरी रोहिणी बसती है। तुमने बड़ी सरलता से कह दिया कि घर छोड़कर चला जाऊं। मेरे दिल के दुख का कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ। तुम इस घर से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। कहते कहते अमरनाथ जी का गला रूंध गया। अमरनाथ जी की बातें सुनकर बेटे बहू की आंखें भी भर आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अमरनाथ जी से माफ़ी मांगी। अमरनाथ जी सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया और उन्हें आगाह भी कर दिया कि अगर जरा भी आनाकानी की तो घर
छोड़कर जा सकते हो। अब बेटे बहुए अमरनाथ जी की पसंद नापसंद का ख्याल रखते, उनकी दवा का भी ध्यान रखते। अमरनाथ जी अपनी स्वर्गवासी पत्नी रोहिणी जी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हें ही अमरनाथ जी को यह हिम्मत दी थी, इतना मजबूत बनाया था। शायद वह यह सब उन्हें पहले से ही पता था। रोहिणी जी ने अगर अपने पति को इतना कुछ नहीं समझाया होता तो आज बेटे बहू उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन जायदाद के पेपर पर साइन करवाते, उन्हें घर से निकालकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते। उन्होंने अपनी सूझबूझ और रोहिणी जी के कहे के अनुसार आज सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ जी ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना।